हेलो माय डियर स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आनुवंशिकी भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकी पर अध्ययन किया। उसमें मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। पहला है प्राथमिकता का नियम। देखिए, प्राथमिकता का नियम क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा वह लक्षण जो प्रकट नहीं हो उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, यदि समयुग्मजी अर्थात शुद्ध लंबे दोनों कैपिटल टी पादप का समयुग्मजी अर्थात शुद्ध बोने स्मॉल टी दोनों ही पादप के साथ संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मजी लंबे मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में लंबेपन का गुण प्रकट हो पाता है जबकि बोनेपन का गुण प्रकट नहीं हो पाता। अतः इसमें लंबेपन का गुण प्रभावी तथा बोनेपन का गुण क्या होता है, अप्रभावी रहता है। जिसमें हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं, इसको रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, प्रभाविता का नियम हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारे पास जनक पीढ़ी है, वो एक तो है शुद्ध लंबा पादप और दूसरा है शुद्ध बोना पादप। शुद्ध लंबे को हम कह सकते हैं दोनों ही कैपिटल टी और शुद्ध बोने पादप को कह सकते हैं दोनों स्मॉल टी। यदि इनके युग्मकों को अलग अलग कर दें, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, और जब इनमें क्रॉस करवाया जाए तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। सभी जो संतति प्राप्त हो रही है F1 पीढ़ी में वो सब क्या है, अशुद्ध लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रभाविता का नियम होता है उसमें F1 पीढ़ी ही प्राप्त होती है सभी में। F1 पीढ़ी, जनक पीढ़ी जो ली थी हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के लिए, वो हमें प्राप्त हुई। अब दूसरा नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है ये भी। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी लंबे अथवा संकर पादपों में स्वपरागण से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मतलब इसमें दोनों अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। F2 पीढ़ी में पुनः समयुग्मजी अर्थात शुद्ध पादप प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसमें F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप तो होता है 3:1 और जीन प्रारूप होता है 1:2:1। इस प्रकार के इनके लक्षण होते हैं, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में। अब देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहले F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई थी जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादप के बीच में हमने क्रॉस करवाया था। जनक पीढ़ी दोनों की समान ली थी, TT और TT। अब इसमें क्या है, जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई इसी में यदि हम क्रॉस करवा दें F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई उस F1 पीढ़ी में यदि हम युग्मकों की क्रॉस करवा दें, संकरण करवा दें, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग कर दिया तो हमें प्राप्त संतति कैसे प्राप्त हुई। एक पहले में कैपिटल टी दोनों, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। मतलब एक तो है शुद्ध लंबा और एक है शुद्ध बोना, बाकी दो कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। इसलिए हम कह सकते हैं जीन प्रारूप 1:2:1 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए, हम बात करते हैं तीसरे नियम की। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
परिभाषा क्या है इसकी देखिए, यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है। 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ या अव्यूहित हो सकते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहा जाता है। इसमें F2PD में लक्षण प्रारूप तो होते हैं 9:3:3:1 और जीन प्रारूप होते हैं 1:2:2:1:1:2:1 और 1:1। हम कह सकते हैं 12:24 12:12:1 इनके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं, तो हमारे पास ये अनुपात आ जाएगा जिसे बोलते हैं जीन अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। और एक होता है लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 9331। चलिए देखते हैं इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा। ये देखिए, स्वतंत्र अपव्यय के नियम में हमने ले लिया शुद्ध लंबा पादप कैपिटल YY कैपिटल RR और शुद्ध बोना स्मॉल y और स्मॉल r। ये है आपके जनक पीढ़ी दोनों ही। जब इनके युग्मकों को अलग किया जाता है तो कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R 2 अलग अलग हो गए और स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r। और यदि इनके बीच में ये F1PD है इनकी कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r दोनों के बीच में यदि क्रॉस करवाया जाए तो हमें जो सेकंड पीढ़ी प्राप्त होगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए, इसमें जो अनुपात आप देख सकते हो, जिसमें मैं आपको बता दूं अनुपात कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल, ये है आपके एक बार में, ठीक है। इसी प्रकार से आप खुद देख सकते हो कितने कैपिटल Y फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं और कितने स्मॉल y फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं। तो इनका जो जीन प्रारूप हमें प्राप्त होगा वो होगा 12:24:12:1। तो हमने देखा कि F1PD में स्वतंत्र संकरण कराने पर F2PD प्राप्त होती है और F2PD में जो लक्षण है वो एक दूसरे पर प्रभावित नहीं हो पाते हैं। बीज की आकृति बीज के रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है और बीज का रंग बीज की आकृति पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। कहते हैं मेंडल की वंशगति के नियमों का महत्व है। पहला देखिए, सजीवों में प्रभावित के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रकट नहीं हो पाते हैं। दूसरा है, मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। तीसरा है, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। चौथा है, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा है, संकर विधि से अनुपयोगी लक्षणों का हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षण को एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। छठा है, मेंडलों के नियमों का प्रयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन देने वाली पादप किस्मों का विकास किया जा सकता है। सातवां है, मानव जाति के सुधार से संबंधित शाखा जिसे सुजननिकी कहा जाता है वह मेंडल के नियमों पर ही आधारित है।